हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। डिजास्टर मैनेजमेंट की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट नंबर सेकंड यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विच टाइप ऑफ ड्रॉट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ डेफिसिट ऑफ रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्मल। किस प्रकार के सूखे की विशेषता सामान्य से वर्षा की अनुपस्थिति या कमी है। देखो एक एक करके हम पहले यहाँ पर ड्रॉट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट के बारे में। देखो, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट हम कब कहते हैं, जब लंबे समय तक एवरेज जो रेनफॉल रहता है वो आपको कम देखने को मिलती है। ठीक है, कि एक लंबा टाइम आपका निकल गया है और आपको जो है एवरेज से कम वर्षा वहां पर देखने को मिलती है, तब उस टाइप के ड्रॉट को हम कहते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। उसके बाद है यहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। देखो यहाँ पर वर्ड आ रहा है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। जब सिंपली वाटर रिसोर्सेज की कमी आपको देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। उसके बाद यहाँ पर थर्ड है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। देखो एग्रीकल्चरल ड्रॉट हम कब कहेंगे, जब हमें शॉर्टफॉल देखने को मिलता है क्रॉप में, किसका, वाटर रिसोर्सेज का। तो इस तरह से आपने एक पॉइंट आपने इन डेफिनेशंस का याद रख लेना है। ठीक है, तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया था कि किस प्रकार के सूखे की विशेषता सामान्य से वर्षा की अनुपस्थिति या कमी है। सामान्य रेनफॉल से कम अगर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। विच टाइप ऑफ ड्रॉट occurs when soil moisture is insufficient to maintain average crop yields। देखो यहाँ पर सॉइल मॉइस्चर की बात हो रही है, तो मेट्रोलॉजिकल तो होता है जब एवरेज रेनफॉल से कम आपको लंबे समय तक वर्षा कम देखने को मिलती है। हाइड्रो हो गया जब आपके पास वाटर रिसोर्सेज जो है वो कम हो जाते हैं। एग्रीकल्चरल ड्रॉट कब हमें देखने को मिलता है, जब सॉइल में भी आपका मॉइस्चर कम हो जाता है। ठीक है, और साथ में ही आपको वाटर रिसोर्सेज की भी शॉर्टफॉल देखने को मिलती है। तो इसका इस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ड्रॉट। देखो नॉर्मली जो है ड्रॉट को हम चार टाइप्स में डिफाइन करते हैं। अभी हमने बात की थी मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, दूसरा हमने देखा था हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, तीसरा हमने क्या देखा था, एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ठीक है, और चौथे नंबर का जो ड्रॉट होता है वो होता है आपका सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इनमें से आपका ड्रॉट का टाइप नहीं है। तो मेट्रोलॉजिकल भी है, हाइड्रो भी है, सोशियो इकोनॉमिक भी है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ फायर हजार्ड इज एसोसिएटेड विद मटेरियल्स सच एज वुड, क्लॉथ एंड पेपर। देखो नॉर्मली जो है फायर हजार्ड को हम 5 क्लासेस में यहाँ पर डिफाइन करते हैं। एक एक करके हम हर एक क्लास को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, इनको आपने नोट्स में ऐड कर लेना है। अगर हम क्लास ए की बात करते हैं, क्लास ए फायर की बात करते हैं, तो ये डायरेक्टली आपके रिलेटेड है वुड से, क्लॉथ से और पेपर से। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्लास बी फायर की बात करते हैं, तो क्लास बी की जो फायर है वो आपकी रिलेटेड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उसके बाद अगर हम क्लास थ्री की बात करें, तो क्लास थ्री की जो फायर है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। उसके बाद अगर क्लास डी की बात करते हैं, तो क्लास डी की जो फायर है वो आपकी रिलेटेड है फायर्स इन कंबस्टिबल मेटल्स, कंबस्टिबल मेटल्स। उसके बाद अगर क्लास ई की हम बात करते हैं, तो ये रिलेटेड है आपकी इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल फायर। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे, यहाँ पर पूछा गया था कौन सी क्लास जो है वो वुड, क्लॉथ और पेपर से रिलेटेड है। तो वो है आपकी क्लास ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। क्लास बी की जो फायर है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है, क्लास सी की फायर है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड है, क्लास डी की जो फायर है वो कंबस्टिबल मेटल से रिलेटेड है। ठीक है, और क्लास ई इलेक्ट्रिकल फायर से रिलेटेड है। आगे के एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी एक एचपी जीके की एमसीक्यू फॉर्म में बुकलेट आती है जिसमें आपको 1000 एमसीक्यूज मिल जाते हैं, और साथ में ही इन क्वेश्चंस के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलती है, और इसके साथ साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे की भी एमसीक्यू फॉर्म में एक पीडीएफ देखने को मिलती है। अगर आप इन दोनों पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाइए, चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिनसे चैनल ज्वाइन नहीं होता वो डायरेक्ट टेलीग्राम पर @शर्मा1394 सर्च कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आप मुझे कॉन्टैक्ट वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ्स आपको एचपीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स करवाए जाते हैं वहाँ पर ज़रूर हेल्प करेगी।
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। वेयर डिड द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड सुनामी अकर? सबसे बड़ी दर्ज की गई सुनामी कहाँ हुई थी? देखो, वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट रिकॉर्डेड सुनामी है वो आई थी लिथुआ बे, जो कि अलास्का में आपको देखने को मिलता है। देखो, ये जो सुनामी आई थी ये आई थी वर्ष 1958 में, और इस सुनामी में कितनी फुट की जो है लहरें उठी थी? 1700 फुट। तो दो तीन पॉइंट्स आपने यहाँ से बस ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। हाउ इज हीट वेव डिफाइंड अकॉर्डिंग टू लोकल स्टैंडर्ड? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हम हीट वेव की बात करते हैं तो लोकल स्टैंडर्ड में उसकी क्या डेफिनेशन है? नॉर्मल ग्रिड टेम्परेचर से नॉर्मली 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर अगर टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है फॉर द कंजिक्यूटिव 3 डेज, लगातार 3 दिनों तक ग्रिड टेम्परेचर जो है 3 डिग्री से ऊपर आपको देखने को मिलता है, तो उसे हम कहते हैं हीट वेव की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी में। व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर एट ग्रिड पॉइंट इज 3 डिग्री सेल्सियस और मोर देन द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर 3 डेज और मोर, यानी कि 3 दिन और 3 दिन से ज्यादा के लिए अगर ग्रिड पॉइंट से अगर 3 डिग्री ऊपर टेम्परेचर रहता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन व्हाट डिफाइंस अ हीट वेव? अब यहाँ पर बात हो रहा है कि WMO के अकॉर्डिंग जो है हीट वेव की डेफिनेशन क्या है। अभी तो हमने लोकल स्टैंडर्ड की बात की थी, यहाँ पर पर्टिकुलरली बोला है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हीट वेव की डेफिनेशन क्या है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर ग्रिड पॉइंट से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है फॉर द कंजिक्यूटिव 5 डेज, तब वो क्या मानी जाती है? हीट वेव। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज लहर? लहर क्या है? देखो, लहर क्या होता है? ये एक वॉल्केनिक मड फ्लो रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। विच डिजास्टर वॉज कॉज्ड बाय लहर इन 1953? 1953 में लहर के कारण कौन सी आपदा आई थी? देखो, इस तरह के क्वेश्चंस जो डिजास्टर बेस्ड रहते हैं वो आपसे बहुत पूछे जाते हैं। जैसे आपका मैन मेड डिजास्टर हो गया, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि किस ईयर को हुई थी, किस कारण हुई थी। ठीक है, तो इसी तरह से ये वाले क्वेश्चंस भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो लहर के कारण 1953 में जो है कहाँ पर डिजास्टर हुआ था? तो ये हुआ था गंगवाई डिजास्टर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। इन विच ईयर डिड द आर्मेरो ट्रेजेडी अकर वेयर द टाउन वॉज बरिड बाय अ लाहर? आर्मेरो त्रासदी किस वर्ष हुई थी जहां शहर को लाहर ने दफन कर दिया था? देखो, यहाँ पर बात हो रही है आर्मेरो ट्रेजेडी की, तो ये कब हुई थी? वर्ष 1985 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इन विच ईयर डिड द चेर्नोबाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर अकर? चेर्नोबाइल परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपदा किस वर्ष हुई थी? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये हुई थी वर्ष 1986 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। वेयर डिड द चेर्नोबाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर टेक्स प्लेस? देखो, चेर्नोबाइल परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपदा हुई कहाँ पे थी? अभी हमने देखा कि कब हुई थी? 1986। हुई कहाँ पे थी? ये यूक्रेन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का। इन विच मंथ एंड ईयर डिड द भोपाल गैस लीक अकर? देखो, नॉर्मली जो है आपसे ईयर पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस पे देखें तो यहाँ पर आपको सेम ईयर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपने याद क्या रखना है? मंथ। ठीक है, ईयर तो सभी को पता होता है, मंथ भी आपने याद रख लेना है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो कब हुई थी? दिसंबर 1984 को। क्लियर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है 54। व्हाट टॉक्सिक केमिकल वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी? देखो, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, कौन सा ऐसा केमिकल निकला था जिसके कारण जो है बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जाने गई थी? तो वो जो केमिकल था तो वो था मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, एक है मिथाइल आइसोसाइनाइड और एक है आइसोसाइनेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो ये केमिकल भी आपको याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। विच पेस्टिसाइड प्लांट वॉज इन्वॉल्व इन द भोपाल गैस लीक? भोपाल गैस रिसाव में कौन सा कीटनाशक संयंत्र शामिल था? देखो, कौन से प्लांट में जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको देखने को मिली? तो वो था आपका यूनियन कार्बाइड। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट डज द कलर कोड ब्लू रिप्रेजेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ केमिकल सेफ्टी? देखो, बहुत सारे कलर कोड्स जो है वो केमिकल के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है,
तो वो जो कलर कोड्स है वो हम फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं, आपके एग्जाम के लिए ये हेल्प करेगा। इससे सबसे पहले बात करते हैं ब्लू कलर की। देखो ब्लू कलर जो है वो कौन से केमिकल के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है हेल्थ डैमेज, कि ये जो केमिकल है वो हेल्थ को यहाँ पर डैमेज कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं रेड। रेड कलर जो है वो एक्सट्रीमली फ्लेमेबल रहता है, ठीक है, फ्लेमेबल, यानी कि रेड पॉट में जो आपके केमिकल्स रखे जाते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल। उसके बाद है हमारे पास येलो कलर। येलो कलर में कौन से केमिकल रखे जाते हैं, इनमें जो है रिएक्टिव केमिकल्स रखे जाते हैं जो हाईली रिएक्टिव रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है वाइट। तो ये भी आपने याद रखना है कि 4 कलर्स कॉम्बिनेशन में जो है आपके केमिकल्स रखे जाते हैं, कौन से, ब्लू हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया और व्हाइट हो गया। व्हाइट की बात करते हैं तो इसका मतलब रहता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ डैमेजेस, कॉम्बिनेशन ऑफ डैमेजेस, ये कॉम्बिनेशन के साथ आपका डैमेज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही थी आपकी ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर यहाँ पर देखो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका हेल्थ डैमेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर आपकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि विच कलर कोड इज यूज फॉर केमिकल्स आर एक्सट्रीमली फ्लेमेबल। तो एक्सट्रीमली फ्लेमेबल के लिए कौन सा कलर कोड यूज किया जाता है, अभी हमने देखा रेड कलर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट डज द येलो कलर कोड इंडिकेट अबाउट केमिकल्स। देखो येलो कलर रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, रिएक्टिव केमिकल्स, सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। विच कलर कोड इज यूज फॉर केमिकल्स दैट में कॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैमेजेस। तो उसके लिए कौन सा कलर यूज किया जाता है, व्हाइट कलर। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पर पूछा गया है हजार्ड क्लास 7 इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल्स। देखो केमिकल के लिए अलग अलग हजार्ड क्लासिफिकेशंस की जाती है, ठीक है, इसको, इस टॉपिक को आपने सर्च भी कर लेना है। अलग अलग हजार्ड क्लासिफिकेशंस की जाती है केमिकल्स की। जैसे अगर मैं आपको कुछ एक क्लासिफिकेशंस बताऊं, जैसे हजार्ड वन। हजार्ड वन जो क्लासिफिकेशन है वो की जाती है एक्सप्लोसिव के लिए, यानी कि वो जो केमिकल है वो कैसा है, एक्सप्लोसिव। उसके बाद बात करें अगर हजार्ड 7 की, तो ये यूज की जाती है फॉर रेडियो एक्टिव केमिकल के लिए, ठीक है। उसके बाद हजार्ड अगर 6 की बात करते हैं तो ये यूज की जाती है फॉर टॉक्सिक एंड पॉइजनस। तो इस तरह से टोटल जो है आपको 9 हजार्ड क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है। एक बार आपने इस टॉपिक को सर्च कर लेना है, तो आपने इनके नोट्स बना लेना। यहाँ पर पूछा गया है क्लास 7 के लिए, तो क्लास 7 के लिए यूज की जाती है फॉर रेडियो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। विच एग्रीमेंट साइंड इन 1993 हैज कंट्रीब्यूटेड टू ग्रेटर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बिटवीन द यूएस एंड मेक्सिको। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि यूएस और मेक्सिको, इनके बीच 1993 को कौन सा जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। तो इनके बीच याद रखिएगा कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ है, नाफ्टा। और नाफ्टा की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसकी फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है। और ये भी याद रख लो नाफ्टा का एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, 1993, और किसके बीच हुआ था, यूएस और मेक्सिको के बीच। तो इस तरह से भी घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। When was the integrated environmental plan for the Mexican-US border area first issued? मैक्सिकन अमेरिका सीमा क्षेत्र के लिए एकीकृत पर्यावरण योजना पहली बार कब जारी की गई थी। तो ये जारी की गई थी 1992 में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। व्हेन डिड द गल्फ वॉर ऑयल स्पिल अकर। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। गल्फ वॉर ऑयल स्पिल कब हुई थी, 1991। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट एरिया डज द बे एरिया रैपिड ट्रांजिट, जिसे हम कहते हैं बार्ट, बार्ट प्रणाली किस क्षेत्र में काम करती है। तो ये करती है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट टाइप ऑफ मिशन इज मेगा ट्रॉपिक्वीज सैटेलाइट। तो देखो मेगा ट्रॉपिक्वीज सैटेलाइट जो मिशन है वो किस कंट्री का है, इंडो फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेगा ट्रॉपिक्वीज सैटेलाइट मिशन। देखो मेगा ट्रॉपिक्वीज जो मिशन है इसका मेन मोटिव क्या था, जो ट्रॉपिकल वेदर रहता है उसकी स्टडी करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। अ प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड। देखो अर्थक्वेक जहाँ पर ओरिजिनेट होता है उसे हम क्या कहते हैं,
फोकस। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। ये आपका प्रीवियस ईयर एलाइड में पूछा गया है। द टर्म डिजास्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो जो वर्ड है डिजास्टर, ये एक फ्रेंच वर्ड है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। विंड ब्लोज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन। देखो विंड क्यों ब्लो करती है? जब आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स मैक्सिमम एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें रहती है? हरिकेन, जो कि आपका क्या है? एक साइक्लोन। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल गैसेज इन द एटमोस्फेयर। तो जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो ये क्या रिलीज करता है? डाइऑक्सिन्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। अमंग सेवरल नेचुरल डिजास्टर्स विच इज नोन एज साइलेंट किलर। तो किसे हम कहते हैं? नॉइस पोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? साइलेंट किलर। अगला क्वेश्चन है 73। द डस्ट बॉल प्राइमरीली अफेक्टेड विच कंट्रीज। देखो डस्ट बॉल ने किस कंट्री को प्रभावित किया था? कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। व्हाट वाज अ मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डर्टी डेयरिंग प्रैक्टिस इन न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाटर पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। विच डिजास्टर वाज कॉज्ड बाय द इन्वेजन ऑफ अफ्रीकनाइज्ड बीज। देखो अफ्रीकनाइज्ड जो बीज है उन्हें जो है किलर बीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने पहले तो ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। ड्रॉट कौन एरिया इज ब्रॉडली लोकेटेड बिटवीन। देखो कल हमने बात की थी कि इंडिया में कितना परसेंट एरिया जो है वो ड्रॉट प्रोन है। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सबसे ज्यादा जो ड्रॉट प्रोन एरिया है भारत में, वो किसे माना जाता है? तो महाराष्ट्र से लेकर पंजाब का जो एरिया है उसको ड्रॉट प्रोन एरिया माना जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंट यूएन फ्रेमवर्क ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो देखो यूएन का कौन सा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक फ्रेमवर्क है, तो वो है सेंडाई फ्रेमवर्क। अगला क्वेश्चन है 78। विच ऑयल कंपनी वॉज पेनलाइज्ड हेवीली फॉर कॉजिंग इन्वायरमेंटल डिजास्टर ड्यू टू ऑयल स्पिल इन सी। तो किसको जो है यहाँ पर पेनल्टी की गई थी? ब्रिटिश पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड डिजास्टर इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाढ़ आपदा के लिए जिम्मेदार नहीं है? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइग्रेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 80। पामर इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर। देखो एक इंडेक्स जारी किया जाता है PSPI, जिसकी फुल फॉर्म रहती है पामर ड्रॉट सेवेरिटी इंडेक्स। नाम से ही पता लग रहा है ड्रॉट। उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो इसको जो है कब डेवलप किया गया था इस इंडेक्स को? 1965। तो ये वाला पॉइंट भी आपने याद रख लेना है। तो यहीं तक इस वीडियो सेशन को रखते हैं। वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी सजेशन या फिर फीडबैक आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक का नाम भी आप ज़रूर कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।